हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं SN1 और SN2। ठीक है, SN1 वर्सेस SN2। तो हमने ये अभिक्रिया की थी SN1 की मैकेनिज्म और SN2 की मैकेनिज्म हमने कर ली थी। और यदि आपने ये जो मैकेनिज्म है ये नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे वो पहला वाला जो हमारा वीडियो है, पहली वाली जो हमारी क्लास है, उससे पूरा का पूरा रिलेटेड होगा। तो बच्चों आपको ज़रूर SN1 और SN2 की जो मैकेनिज्म वो देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये 12th बोर्ड क्लास के लिए और नीट और जी जो मेन एग्जाम है उन सब में ये रिएक्शन पूछी जाती है, SN1 और SN2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिनकी जो मैकेनिज्म है उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है उनमें ये आती है SN1 और SN2। तो आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में SN1 होगी या SN2 होगी, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो आपको कोई भी मान लो एक रिएक्टेंट दे दे, ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड की अपन बात करें, हमारा 10th चैप्टर चल रहा है, तो एल्किल हैलाइड अगर आपको कोई दे दे पर्टिकुलर और फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी, SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू होगा, तो ये हमें पता होना जरूरी है कि SN1 रिएक्शन कब होगी और SN2 रिएक्शन कब होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि SN1 कब होगी और SN2 कब होगी। तो इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो इन दोनों रिएक्शन को फेवर करेंगे उनके हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि कहाँ कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं SN1 के लिए। तो देखो SN1 रिएक्शन तब भी पॉसिबल होगी जब वहां पर जो कार्बोकेटाइन बनता है, मैकेनिज्म हमने देखा था कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो इंटरमीडिएट क्या बनाती है, कार्बोकेटाइन बनती है, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन क्या होती है, टेक्स प्लेस होती है। ठीक है बच्चों, तो SN1 रिएक्शन में सबसे जरूरी बात क्या होती है कि इसमें कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्शन करेगा। यदि आपको गिवन 3 डिग्री RX है तो 3 डिग्री RX always gives SN1 रिएक्शन, यानी कि 3 डिग्री जो RX है वो हमेशा क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। जब भी आपको 3 डिग्री RX अगर दिया हुआ है एग्जाम में रिएक्शन में, तो आपको नो डाउट वहां पर कौन सी रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म यूज करनी है, SN1 की मैकेनिज्म यूज करनी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो SN1 रिएक्शन है वो कौन से सॉल्वेंट में की जाती है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो प्रोटोविक सॉल्वेंट में की जाएगी। प्रोटोविक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये जो सॉल्वेंट है NH3 हो गया, अमोनिया, तो ये सारे के सारे सॉल्वेंट क्या है, प्रोटोविक सॉल्वेंट है, बिकॉज ये सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H+ डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वाटर होता है ये H+ डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो सॉल्वेंट होता है जिनमें H+ डोनेशन की नेचर होती है वो प्रोटोविक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। ये सारे के सारे कौन से सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटोविक सॉल्वेंट होते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में यदि प्रोटोविक सॉल्वेंट है तो हम कह सकते हैं वहां पर SN1 वर्सेस SN2 में कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। तो SN1 रिएक्शन के लिए प्रोटोविक सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है बच्चों, वाई, ये इसका क्वेश्चन है कि हमें इसका ही यूज क्यों करना पड़ा। तो देखो बच्चों, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटोविक सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, क्यों करता है, इसका रीजन होता है। देखो SN1 रिएक्शन की जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन में देखो ये कार्बोकेटाइन था, RX से हमने यूज किया था, ठीक है, एल्किल हैलाइड किया था। फर्स्ट स्टेप जो था RDS था, ठीक है, स्लो भी था, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। इसमें क्या बना था, R पॉजिटिव और X माइनस बना था। तो R पॉजिटिव क्या कहलाता है, कार्बोकेटाइन कहलाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा इस रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा आएगी और SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा फेवर करेगी। तो इसे स्टेबल करने के लिए सॉल्वेंट का जो रोल है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ये सॉल्वेंट जो है वो क्या कर सकता है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकता है। कैसे करेगा, बाय सॉल्वेशन। पढ़ा होगा आपने कहीं पर सॉल्वेशन क्या होता है। देखो सॉल्वेशन का मीनिंग होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्वेंट्स आयंस,
यानी कि जो आयंस बनते हैं इनको सॉल्वेट कर सकते हैं। सॉल्वेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये R पॉजिटिव बना और सपोज कर लेते हैं यहाँ हमने वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया, वाटर लिया है। तो वाटर सॉल्वेंट में देखो ये पोलर सॉल्वेंट होता है, O पे नेगेटिव होता है। अब ये जो O नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो क्या करता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अरेंज हो जाता है इस टाइप से। तो ये इस टाइप से अरेंज होगा, ये नेगेटिव। तो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, इस टाइप से इस R को चारों तरफ से घेर लेता है और इस चार्ज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ऐसा जब कुछ अरेंजमेंट हो जाए सॉल्वेंट का अराउंड द कार्बोकेटाइन, तो अब ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, सॉल्वेटेड कार्बोकेटाइन कहलाता है। यानी कि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। और जब सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है। जितनी एनर्जी यहाँ से बाहर जाएगी मॉलिक्यूल आयन उतना ही क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि ये कार्बोकेटाइन को चारों तरफ से घेर लेता है। और जब ये कार्बोकेटाइन चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तो अब ये जो X है इस पे वापस अटैक नहीं कर पाएगा। X इस पे वापस अटैक नहीं करेगा तो ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड में नहीं जाएगी। यदि यहाँ हम सॉल्वेंट ये प्रोटोविक नहीं लेते और ये इस R को अगर नहीं घेरा जाता सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से तो X क्या करता, क्योंकि X भी देखो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। X भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये वापस बैक अटैक कर सकता है और रिएक्शन को वापस क्या कर सकता है, बैकवर्ड में ले जा सकता है। इसलिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन जब भी हम करते हैं तो हमें सॉल्वेंट कौन सा लेना पड़ता है, सॉल्वेंट लेना पड़ता है, प्रोटोविक सॉल्वेंट। तो अब ये प्रोटोविक सॉल्वेंट इनको क्या करता है, चारों तरफ से सॉल्वेट कर लेता है और वापस जो अटैक है उसको रोकता है। तो जैसे R को किया था वैसे ही X माइनस को भी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, ये देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो अब ये X जो है वो इस हाइड्रोजन से चारों तरफ से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसे क्या कर लेंगे, चारों तरफ से एनवलप कर लेंगे और इसे वापस उस पर अटैक नहीं करने देंगे। ठीक है, इस प्रकार X भी क्या हो जाता है, सॉल्वेटेड हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड ना होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। इसलिए SN1 रिएक्शन है वो ज़्यादातर कौन से सॉल्वेंट में होती है, प्रोटोविक सॉल्वेंट में होती है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों कि SN1 रिएक्शन में प्रोटोविक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। तो फिर से आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना है कि यहाँ पर इस सॉल्वेंट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ जो बनने वाले आयन है कार्बोकेटाइन और X माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है जो वापस अटैक कर सकता है। इसलिए यहाँ जो सॉल्वेंट है वो इसके अटैक को रोकता है। कैसे रोकेगा कि वो क्या करेगा, आयंस को सॉल्वेट कर लेगा, चारों तरफ से उसको बंद कर लेगा। जैसे ही R चारों तरफ से बंद हो जाता है, X चारों तरफ से बंद हो गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये दोनों क्या हो गए, दोनों तरफ से चारों तरफ से बंद हो गए। जैसे ये बंद होगा अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, रिएक्शन बैकवर्ड कभी भी नहीं जाने वाली। तो इसलिए SN1 रिएक्शन में ज़्यादा फेवर करने वाला सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोविक सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन किस में होती है, प्रोटोविक सॉल्वेंट में होती है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमने 2 पॉइंट लिख लिए कि SN1 रिएक्शन कब होगी और SN2 कब होगी। तो SN1 में हमने लिख दिया 3 डिग्री जो RX होगा वो ज़्यादा फेवर करेगा। प्रोटोविक सॉल्वेंट हमें इसमें यूज करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड with retention of configuration or as racemic mixture, तो ये जो रिएक्शन है वो SN1 होती है। देखो यदि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है तो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यदि रिएक्टेंट के सिमिलर है तो हम SN1 रिएक्शन कहेंगे, या फिर वहाँ पे क्या बन जाए, रेसिमिक मिक्सचर बन जाए। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों, देखो रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि 50% तो क्या हो जाए, रिटेंशन हो जाए,
50% रिटेंशन हो जाए और 50% इन्वर्जन हो जाए, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। यदि ऐसा कोई कंपाउंड बनता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनता है जिसमें 50-50% होते हैं, तो 50% तो सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारा रिएक्टेंट था, और 50% उसका उल्टा बन जाएगा इन्वर्जन। ऐसा जो मिक्सचर होता है वो रैसमिक मिक्सचर कहलाता है। तो SN1 रिएक्शन का ये बहुत ही स्पेशल फीचर होता है कि जब SN1 रिएक्शन में कोई कायरल मॉलिक्यूल यूज होता है। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा। और वैसे हमारा एक यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट, ठीक है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में वहाँ पे आप जरूर देखना, उस प्लेलिस्ट में वीडियो देखना, उसमें आपको पता लगेगा कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें सुमित सर जो थे उन्होंने उसको बताया है, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो कायरल मॉलिक्यूल होता है ऐसा एक कार्बन जिसमें चारों जो वैलेंसी है, चारों वैलेंसी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट से सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। तो यदि कायरल कार्बन है और वो SN1 रिएक्शन देता है, SN1 रिएक्शन देता है, तो हमें क्या मिलेगा? रैसमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन का ये खास फीचर होता है जिसमें रैसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अब देखो फोर्थ पॉइंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है, यानी कि SN1 रिएक्शन हमने जब बात की थी तो यहाँ पर इसकी जो रेट है, जो RDS हमने देखा था, स्लो स्टेप जो होता है RDS, तो RDS में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है ना। तो जो SN1 रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? RX पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो ही रिएक्शन कर लेगा, तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। तो SN1 रिएक्शन ज़्यादा फेवर किसके लिए करती है? वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए फेवर करती है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन तभी होती है जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और जितना ज़्यादा फास्ट अटैक करेगा, ठीक है। तो ये था SN1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे SN1 रिएक्शन का पता लगता है कि SN1 रिएक्शन कब होगी। अब हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन, तो देखो SN2 रिएक्शन में सबसे पहले तो देखो CH3X एंड 1 डिग्री RX फेवर्स मोस्ट SN2 रिएक्शन, यानी कि एक तो CH3X और एक 1 डिग्री RX, ये सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं SN2 को, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्शन इन्हीं में होती है। यदि आपको 1 डिग्री RX दिया हुआ है तो नो डाउट वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होगी? SN2 मैकेनिज्म होगी। SN1 की पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 1 डिग्री RX लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, तो जिसमें कार्बोकेटाइन लिस्ट स्टेबल होता है वहाँ पर SN1 की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। जबकि इस केस में ज़्यादा जो संभावना है वो किसकी होती है? SN2 की होती है। तो यदि हमें रिएक्टेंट में CH3X दे रखा है या 1 डिग्री RX दे सकता है, तो हम क्या कहेंगे? वहां SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, एप्रोटोविक सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल DMSO सॉल्वेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। एंड DMF डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, ओके। तो ये सॉल्वेंट यदि यूज होते हैं तो ये दोनों ही सॉल्वेंट क्या है? एप्रोटोविक सॉल्वेंट है, यानी ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। डू नॉट गिव
H प्लस। तो जो H प्लस नहीं देते वो क्या होते हैं, एप्रोटोविक सॉल्वेंट होते हैं। तो जो एप्रोटोविक सॉल्वेंट होगा वो ही क्या होगा, SN2 को फेवर करता है। अब ये एप्रोटोविक सॉल्वेंट क्यों यूज होता है, देखो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3S डबल बॉन्ड O, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। S इसमें पॉजिटिव होता है और O इसमें नेगेटिव होता है। अब देखो ये जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है ये SN2 में क्यों यूज होते हैं और ये SN2 को ज़्यादा फेवर क्यों करते हैं। तो देखो इसके लिए अपन SN2 रिएक्शन हमने देखी थी, मैकेनिज्म हमने किया था। तो SN2 मैकेनिज्म में देखो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि R और X जब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं तो यहाँ बना था RNU और प्लस में X माइनस, ठीक है। अब ये जो X माइनस है ये भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। यदि ये X माइनस यहाँ खुला पड़ा रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बिना किसी बैरियर के, तो अब ये क्या कर सकता है, इसे वापस अटैक कर सकता है और ये रिएक्शन को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो इस X को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा। X जब बंद हो जाएगा तो ये समझ लो ये रिएक्शन वापस कभी नहीं जाने वाली। तो इस X को बंद करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इस प्रकार के सॉल्वेंट यूज करने पड़ते हैं, जो इस X को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, सॉल्वेट कर लेंगे, बाउंड कर लेंगे, इसको एनवलप कर लेंगे, जिससे ये वापस अटैक नहीं कर सकता। तो ये कैसे करेगा, देखो हम यूज करते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अब ये X माइनस है, अब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इसमें जो है ना सल्फर जो प्लस है, तो ये सल्फर क्या करेगा, इसको चारों तरफ से इसे बाउंड कर लेगा, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये जैसे सल्फर इसको चारों तरफ से ऐसे कर लेता है तो ये क्या कर लेगा कि अब इस X का वापस इस RNU पे अटैक नहीं होगा और रिएक्शन क्या नहीं होगी, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। लेकिन यदि X ये ऐसे यहाँ पे पड़ा रहेगा तो रिएक्शन वापस चली जाएगी, ठीक है। इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर इन सॉल्वेंट में की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि सॉल्वेंट ये दिया हुआ है, एप्रोटोविक सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिससे SN2 रिएक्शन होने वाली है। अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल, यदि स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन होगी, जैसे OH माइनस है, ठीक है, HS माइनस है, X माइनस है। तो जब माइनस चार्ज होता है वो न्यूट्रल से ज़्यादा क्या होंगे, स्ट्रोंगर होंगे। तो देखो H2O की कंपैरिजन में OH माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यदि OH वहाँ पे दे रखा है तो SN2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। RO माइनस है और एक होता है ROH, तो ROH की कंपैरिजन में RO माइनस ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही ज़्यादा SN2 रिएक्शन को क्या करने वाला है, फेवर करने वाला है, ठीक है। यदि हमने ROH लिया तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी SN1 की ज़्यादा रहेगी, यदि RO माइनस लिया तो वहाँ SN2 की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन होगी और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। यदि प्रोडक्ट में 100% इन्वर्जन होता है, इफ द प्रोडक्ट इज formed with 100% inversion, then the reaction must be SN2। यदि प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन होता है और वो फॉर्मेशन अगर 100% इन्वर्जन के साथ होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट में अपोजिट आ जाती है, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरा ही चेंज हो जाएगा, पूरा ही अपोजिट हो जाएगा, उसे कहते हैं इन्वर्जन। और ये इन्वर्जन 100% हो गया, इसका मतलब SN2 रिएक्शन है। बहुत ही स्पेशल फीचर है, जैसा SN1 में हमने लिखा था रेसिमिक मिक्सचर, तो वैसे ही इन्वर्जन SN2 का बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट होता है। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की ज्योमेट्री
प्रोडक्ट में कंप्लीटली क्या हो गई, अपोजिट हो गई, इन्वर्स हो गई, तो वहां पर SN2 रिएक्शन ही होगी। वहां कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, SN1 और SN2 को पहचान सकते हैं, और इनमें कौन सी रिएक्शन फेवर करती है ये डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पे, कि आपने उस रिएक्शन को कौन सी कंडीशन पे रखा है। वही कंडीशन डिसाइड करेगी कि SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कर लेते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये है हमारे पास CH3 CH CH3 और Cl। अब इसे 2 टाइप से हम रिएक्शन करवाते हैं। एक हमने लिया वाटर और NaOH, और एक हमने लिया है DMSO और NaOH। ठीक है, तो यहां मैंने सॉल्वेंट लिया है एप्रोटोविक, और यहां मैंने सॉल्वेंट लिया है वाटर जो क्या है, प्रोटोविक। अब आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। देखो दोनों में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, दोनों में न्यूक्लियोफाइल सेम है, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट चेंज है। देखो यहाँ सॉल्वेंट तो एप्रोटोविक सॉल्वेंट लिया गया है, जबकि यहाँ सॉल्वेंट कौन सा लिया है, प्रोटोविक सॉल्वेंट लिया गया है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटोविक सॉल्वेंट होता है तो वहां रिएक्शन होती है SN1, और जो एप्रोटोविक सॉल्वेंट होता है वहां रिएक्शन होती है SN2। तो ये जो रिएक्शन होगी वो SN1 के थ्रू होगी, यानी कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN1 के थ्रू बनने वाला है। तो ये बन गया, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 और OH वो SN2 के थ्रू बनेगा। तो ये यहाँ से पता लगता है कि कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ये हमने ले लिया। ठीक है, इसके रिएक्शन करवाते हैं हम Cl ले लेते हैं, Na के साथ करवाते हैं, और इसमें Na के साथ करवाते हैं और एसीटोन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड हो। अब एसीटोन कौन सा सॉल्वेंट है, एप्रोटोविक सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है, एप्रोटोविक सॉल्वेंट है। अब कोई भी सॉल्वेंट एप्रोटोविक होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल I माइनस हो गया। अब ये इस पर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होती है और 100% इन्वर्जन होता है। तो CH3 CH और ये I और ये CH3, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन किसके थ्रू होती है, यदि हमने एसीटोन लिया है तो वो SN2 के थ्रू होगी। यदि हमने यहाँ वाटर यूज कर लेते, यदि इसी रिएक्शन को हम किस में कर रहे थे, वाटर में, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होती, SN1 के थ्रू होता। तो फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो एसीटोन में कराई जाती है, और एसीटोन में रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है। तो फिंकेल्स्टाइन जो रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन के थ्रू वहाँ पे प्रोसीड होने वाली है। तो बच्चों आज हमने ये देखा है कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगी, SN1 करेगी या SN2 करेगी, SN1 वर्सेज SN2। ये सारा जो फंडा है, ये जितनी भी जो मैंने आपको स्टोरी यहाँ बताई है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि हमने उस रिएक्शन को कौन सी कंडीशन पे रखा है। जो कंडीशन रिएक्शन की होगी, मैकेनिज्म भी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का था, SN1 वर्सेज SN2, GMAN IIT एग्जाम, नीट एग्जाम, ठीक है, और बोर्ड CBSE बोर्ड जो एग्जाम है सब में ये टॉपिक अच्छे से पूछा जाता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन सी रिएक्शन वहां होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।